चालू करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी फर्स्ट टाइम है ना, किसी का 9-10 में तो आईएससी में शायद किया हुआ नहीं है। जो भी किया हुआ है हम लोग फ्रेश चालू करेंगे एकदम, ठीक है ना। हम लोग का सारा क्लासेस रिकॉर्ड होगा, पहला बात, ऑल द क्लासेस विल बी रिकॉर्डेड। कोई भी क्लास अगर किसी कारण मिस होता है तो मेरे को इन्फॉर्म कर लो, और जो भी क्लास मिस हुआ है उसका वीडियो बैकअप मिल जाएगा, ठीक है। ट्राई करना कि जो क्लास मिस हुआ है नेक्स्ट क्लास के पहले ही उसका बैकअप ले लिया जाए। जैसे आज आप नहीं आ पाए हैं तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास है सैटरडे, तो सैटरडे के पहले ले लो, या सैटरडे 6 o'clock है तो 5 to 7 कर लो वीडियो क्लास का लेकर, साथ में लाइव कर लो, या फिर कभी भी ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे कभी भी बीच में आके, बट शाम को ही करो, ठीक है ना, स्कूल के बाद आके अपना। बट ट्राई करना कि लाइव क्लास ही करें, वीडियो जस्ट फॉर हम लोग सेफ्टी के रखते हैं कि क्लास मिस नहीं हो, बट इसका हैबिट मत कर लेना कि रेगुलर क्लास मिस करते करते वीडियो ही बैकअप लेते रहे। लाइव का इंप्रेशन अलग पड़ता है, वीडियो का अलग है, वो जस्ट बैकअप है वो, ठीक है ना। चालू करते हैं हम लोग। लिखिए, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, और बहुत ध्यान से करिएगा, पहला 3-4 क्लास आपका फाउंडेशन ले करेगा, तो यहाँ जहाँ भी दिक्कत लगे मेरे को रोक के बोलिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, बिना कॉपी के। अकाउंटेंसी में हम लोग को 5 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे है 15-20 टर्म, बट हम लोग का 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स सीखना है। द फर्स्ट वन इज कैपिटल, द सेकेंड इज एसेट्स, liabilities, income, expenses. These are the most important 5 accounting terms जो हम लोग को एकदम समझना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है ना। कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके पहले लिखिए, मैंने आप लोग तो लिख लो, नेक्स्ट लाइन लिखो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें पहला लिखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लिखिए, दिस कॉन्सेप्ट सेज, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस कॉन्सेप्ट सेज that the business and owner are two separate entities. This concept says, इसके अंदर लिखिएगा, this concept says that the business and owner are two separate entities. क्या बोलता है, बिजनेस और जो इस बिजनेस का ओनर है, हम लोग क्या मानेंगे, दोनों को अलग अलग एंटिटी मानेंगे। सपोज हम एक बिजनेस चालू करते हैं, तो बिजनेस किसका है, इफ आई एम स्टार्टिंग अ बिजनेस, हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, मैं ओनर हूं। अगर मैं चालू कर रहा हूं तो जो भी है मेरा ही तो है, बट ये कॉन्सेप्ट आ गया, क्या कॉन्सेप्ट आ गया, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोल दिया, बिजनेस और हम अलग अलग है, हालांकि है मेरा ही बिजनेस, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल, ये कॉपी हो गया ना, ये वाला कॉपी कर लो, इनकम एक्सपेंसेस। सपोज ये मेरा बिजनेस है, ठीक है ना, एंड आई एम द ओनर मिस्टर एक्स। मेरे को बिजनेस चालू करना है, तो व्हाट इज द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमको बिजनेस चालू करने के लिए, पैसा। कैपिटल पता ही नहीं क्या होता अभी तक, तो विल नॉट यूज दोस टर्म्स व्हिच डू नॉट नो। हमको चाहिए सिंपल सा पैसा, पैसा होगा आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस। तो हम अपना बिजनेस में क्या लगाएगा, कैश। आई इंट्रोड्यूस कैश इन द बिजनेस, ठीक है। सपोज हम लगाया 5 लाख रुपया अपना बिजनेस चालू करने के लिए, तो ये बिजनेस किसका है, मेरा है,
मिस्टर एक्स का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो हम क्या मान कि बिजनेस के ऊपर कुछ आया क्या कि वापस मेरे को देना है? मेरा ही तो बिजनेस है, हम क्या लेन देन करें अपना बिजनेस से? आज हम अपने बिजनेस को लगा दिया, ठीक है, खुश। कुछ बिजनेस मांगेगा मेरे से या हम कुछ देंगे वापस बिजनेस को? नहीं, मेरा बिजनेस हम चलाएंगे। ये ऐसा होता, बट क्या कॉन्सेप्ट आ गया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोला कि ये आदमी और ये आदमी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली है नहीं, ये और ये दोनों अलग अलग आदमी हैं, दोनों को अलग अलग देखा जाएगा। ये आपका बिजनेस है तो ये आपका नहीं हो गया, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं हो गया, इसको फिर भी अलग एंटिटी बोला जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो बिजनेस करेंगे, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। हम लोग इसको एक अलग एंटिटी बोल रहे हैं ए, इसको एक अलग एंटिटी बोल रहे हैं बी। बी पैसा लगा रहा है ए में, तो ये नहीं है कि बी का ही बिजनेस है बी का बिजनेस ही, बट ये एक सेपरेट एंटिटी बोला जाएगा। इसको हम लोग मानेंगे एक अलग चीज, इसको बोलेंगे अलग। तुम बस मेरे को हेल्प कर रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है। सपोज एक दो दोस्त है, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, ये मिस्टर ए। मिस्टर ए को बिजनेस चालू करना है, तो वो क्या ले रहा है? हेल्प ले रहा है किससे? मिस्टर बी से, ठीक है। बिकॉज ऑफ व्हाट कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो क्या किया? ओनर एंड बिजनेस को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो आज बिजनेस के पास क्या आया? थ्रू मिस्टर बी टू मिस्टर एक्स क्या आया? कैश आया। अब एक नॉर्मली सोचो, आपके पास आज कोई आपको 5 लाख रुपया लाके दे दिया, तो आपके ऊपर कुछ कर्ज आया? 5 लाख का कर्ज आ गया कि आपको कितना मिल गया? 5 लाख। आपके पास कैश तो आ गया, बट आपको वापस देना भी तो पड़ेगा। क्लियर है? आज आपके पास आया 5 लाख, दैट्स वेरी गुड, आप बिजनेस चालू कर पाएंगे, बट आपके ऊपर क्या आया? एक कर्ज भी तो आ गया कि 5 लाख कैश या बिजनेस तो कर पाओगे, बट आपके पास क्या लोन आया कि आपको वापस इस बंदे को रुपया देना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कुछ देना पड़ता वापस? हम ही लगाया, हम क्या दे? अपने आप से क्या ले? मेरा ही तो बिजनेस, हम ही तो पैसा लगाया है, बट ये कॉन्सेप्ट आने के कारण ये अलग है। तो आज ये रुपया दिया 5 लाख इसको, तो इसको वापस देना पड़ेगा 5 लाख रुपया, ठीक है। यहां तक क्लियर है जो मैं स्टोरी बता रहा हूं आप लोग को? ठीक। अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं दो टर्म, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। आप लोग को मैं दो टर्म एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला स्टोरी क्या है कि बिजनेस को कैश चाहिए चालू करने के लिए अपना काम, तो वो ओनर से कितना मांगा? 5 लाख रुपया। वो कुछ रुपया मांगा, एक कितना ओनर कितना ला के दिया? 5 लाख, ठीक है ना। अब क्या है, इसको बिजनेस को चाहिए था 8 लाख रुपया। कितना चाहिए था? 8 लाख। ओनर कितना दे पाया? 5 लाख। कितना का शॉर्टफॉल? 3 लाख का शॉर्टफॉल। तो चालू कर पाएगा बिजनेस 3 लाख का शॉर्ट से? वो नहीं कर पाएगा। उसको और रुपया चाहिए और ओनर नहीं दे पा रहे, तो क्या किया जाएगा? वो कैसे 3 लाख जुगाड़ करेगा? बाहर किसी के पास जाएगा। ये बाहर वाला नहीं है, ये है इनसाइडर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपना ही आदमी है। ये क्या बोलेगा? ये तो मेरा ही आदमी है जो कितना दे पाया मेरे को? 5 लाख। उसको कितना और चाहिए? 3 लाख। वो कहां से मांगेगा? किसी बाहर वाले से। तो विल रिजॉर्ट टू सम आउटसाइड पर्सन, आउटसाइडर, मिस्टर जेड। ये कितना देगा बिजनेस को? 3 लाख दे देगा। ये दिया ₹5 लाख, ये कितना दे देगा? ₹3 लाख। तो आ गया रिक्वायरमेंट बिजनेस का 8 लाख का रुपया का। अब बिजनेस चालू कर पाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग बिजनेस के पास क्या क्या चीज आया टोटल में। मिस्टर एक्स से कितना आया? 5 लाख। क्या कर कितना कर्ज आया? कितना का? 5 लाख का कर्ज भी आया। 5 लाख आया कैश और कर्ज आया 5 लाख का। ये कर्ज किसके लिए आया? किसके प्रति, किसके अगेंस्ट आया है? ओनर के अगेंस्ट, इनसाइडर के अगेंस्ट। फिर यहां से क्या आया बिजनेस के पास? 3 लाख कैश। यहां कुछ कर्ज आया, यहां से यहां भी कर्ज आया। कितना का? 3 लाख का। तो कितना वापस देना है उस मिस्टर जेड को? 3 लाख। तो एक ऑब्लिगेशन आया थ्रू द ओनर, एक ऑब्लिगेशन आया थ्रू द आउटसाइडर। दोनों ही तो वापस देना है मेरे को। हम बिजनेस, अगर हमको मिस्टर एक्स को भी वापस देना है कितना? 5 लाख। मिस्टर जेड को भी कितना देना है? 3 लाख। तो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड 2 टर्म्स। जो रुपया बिजनेस को अपने ही आदमी को देना होता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और जो रुपया मेरे को बाहर वालों को देना होता है उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। ठीक है ना? वापस सुनो, जो रुपया किसको देना होता है मेरे को? अपने ही आदमी को देना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल।
और जो रुपया हम लोग को बाहर वालों को देना होता है उनको बोलते हैं लाइबिलिटीज। क्लियर? निकालिए पेज 4। पेज 4 आओ पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। क्या वापस देखिए मैं जो मैं समझाया था, यहां पर मिस्टर एक्स से कितना रुपया आया था बिजनेस के पास? 5 लाख। ये वापस देना है। तो आज मैं क्या बोला, जो भी रुपया मेरे को किसको देना है? अपने ही आदमी को। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। आज ओनर जो भी रुपया बिजनेस में लगाएगा वो वापस देना पड़ेगा ना ओनर को। तो आज पहले वो लगाएगा, कितना इन्वेस्ट किया वो बिजनेस में अपना? 5 लाख। क्या कितना कर्ज आया? 5 लाख का वापस देना पड़ेगा। तो जो भी ओनर अपना पैसा लगाएगा बिजनेस में तो वापस देना ही पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग? जो भी रुपया ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट बिकम्स हिज कैपिटल। ठीक है ना? देखो वापस, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। नेक्स्ट लाइन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ओनर इन्वेस्ट्स ओनली कैश इन बिजनेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैश लगाए। हो सकता है आज हमको बिजनेस करने के लिए चाहिए फर्नीचर, हमको चाहिए एसी, तो हम एसी या फर्नीचर या कुछ भी लगा सकता है बिजनेस में। तो उसका इक्विवेलेंट मनी अमाउंट हम क्या मांगेगा? मांगेगा ना बिजनेस से। सपोज हम आज 50,000 का एसी लगाया, 50,000 का फर्नीचर लगाया और 50,000 कैश लगाया, तो कितना वर्थ का इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में? 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। 50,000 एसी में, 50,000 फर्नीचर में, 50,000 कैश में। तो हम क्या सिर्फ कैश इन्वेस्टमेंट किया? हम 2 सामान लगाया और कुछ कैश लगाया। तो कितना वर्थ का इन्वेस्टमेंट किया हम? 1,50,000। तो आज ओनर कितना मांगेगा बिजनेस से? 1,50,000। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस में? 1,50,000। कैपिटल कितना उसका बिजनेस में? 1,50,000। क्यों? वो कितना इन्वेस्ट किया? 1.5 लाख। तो कितना मांगता है वो बिजनेस से? 1.5 लाख। तो वॉट एवर मनी और वॉट एवर अदर थिंग्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस इट बिकम्स हिज कैपिटल। वो सिर्फ कैश लगाना से जरूरी नहीं है, वो कुछ भी लगा सकता है। तो उसका मनी वर्थ वो बिजनेस से मांगेगा। ठीक है? फिर देखिए, फॉर द बिजनेस इट इज द लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर। अब हम लोग क्या बोले? वॉट आर लाइबिलिटीज? समथिंग विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर्स। ठीक है ना? ऐसे एक बात देखा जाए तो 8 लाख का तो कर्ज ही ना बिजनेस के लिए। 8 लाख का तो पूरा कर्ज ही जो वापस देना है। 5 लाख किसको देना है? किसी अपने ही आदमी को। और 3 लाख किसको देना है? किसी बाहर वाले को। तो जो किसी अपने ही आदमी को देना होता है क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। और जो बाहर वाले को देना होता है उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। वैसे देखा जाए तो दोनों ही तो लाइबिलिटीज है। पेएबल है। लाइबिलिटीज क्या होता है? पेएबल। लाइबिलिटीज का मतलब ही होता है पेएबल। ठीक है ना? बट हम लोग क्या किए? 2 में ब्रेक कर दिए। अगर पेएबल टू द इनसाइडर वो बन गया मेरा कैपिटल, एंड पेएबल टू द आउटसाइडर वो बन गया लाइबिलिटीज। ठीक है ना? ऐसा दोनों ही कर्ज है फर्म के लिए, दोनों ही लाइबिलिटीज है, दोनों ही पेएबल है। बट एक डेफिनेशन नया हो गया कि जो अपने आदमी को देना है क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। और जो देना है मेरे को बाहर वालों क्या बोलेंगे उनको? लाइबिलिटीज। ठीक है? तो देखिए लास्ट टाइम क्या लिखा हुआ है? फॉर द बिजनेस इट इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। है लाइबिलिटी बट किसके लिए है? अपने ही आदमी के लिए। क्लियर है? देखिए एक बार कैपिटल अच्छा से।
और नेक्स्ट टर्म देखते हैं लाइबिलिटीज। क्लियर है ना यहां तक? लाइबिलिटीज क्या लिखा है देखिए, एनीथिंग विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर्स आर नोन एज लाइबिलिटीज। जो भी रुपया मेरे को बाहर वालों को देना है वो क्या बोलते हैं उनको? लाइब। एक सिंपल सा टर्म। कैपिटल थोड़ा बड़ा टर्म हो गया क्या? जो पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। यहां पे एक सिंपल सा टर्म, जो रुपया मेरे को बाहर वालों को देना है वो क्या है मेरा? लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इन शॉर्ट it means the amount which the business owes to the outsiders, that is accepting the proprietor। जो भी बिजनेस को किसी बाहर वाले को देना होता है उनको बोलते हैं लाइबिलिटीज। देखो वापस, जो भी कर्ज है बिजनेस का किसके प्रति? आउटसाइडर के प्रति, वो क्या है? लाइबिलिटीज। एक्सेप्टिंग द कैपिटल, जो अपने आदमी को देना वो क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल। और जो बाहर वालों को देना क्या बोलेंगे उनको? लाइबिलिटीज, ठीक है। तो वी हैव डन टू टर्म्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एसेट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसेट्स आर प्रॉपर्टीज और पोजेशन ऑफ एन ओनर टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है? एसेट्स क्या होता है? देखिए, एसेट्स आर प्रॉपर्टीज और पोजेशन ऑफ एन ओनर टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। ठीक है ना। आज हम एक फर्नीचर खरीदे, मशीनरी खरीदे बिजनेस चालू करने के लिए, बिल्डिंग खरीदे, ये सब क्या है मेरा? एसेट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्या लिखा हुआ है? आर प्रॉपर्टीज ऑफ पोजेशन। एसेट्स वो होता है जो बिजनेस खरीदता है बिजनेस चलाने के लिए, जो जिसका वैल्यू है, जो हमको आगे जाके क्या देगा? बेनिफिट्स देगा। ठीक है। आज हम अगर मेरे बिजनेस के लिए अगर हम फर्नीचर नहीं खरीदे तो आप लोग कहां बैठोगे? ये नहीं सोचना कि भैया बेनिफिट्स कैसे देगा, ये मेरे को बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहा है। अगर आज फर्नीचर नहीं हो आप लोग खड़ा होके पढ़ोगे, आज एसी नहीं हो तो आप लोग को तो यहीं बस ऐसे ऐसे चलते रहेगा आप लोग का तो हाथ। आज थोड़ा सा बिजनेस रन करने के लिए ये सब चीज चाहिए होता है, ठीक है ना, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, सेकंड पॉइंट, एनीथिंग विच हेल्प्स द फर्म इन अर्निंग इन फ्यूचर। वो सब सामान जो मेरे को बिजनेस रन करने में हेल्प करता है, बिजनेस में कमाई करने में हेल्प करता है, वो सब मेरा क्या होगा? एसेट्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, समथिंग विच इज रिसीवेबल। आज अगर मेरे को किसी को रुपया देना बाकी है तो क्या होता है? वो बाहर वाले किसी को रुपया देना है, क्या है वो? कर्ज। दूसरा नाम जो सीखे आज, लाइबिलिटीज। मैं अगर बोल रहा हूं किसी इनसाइडर को तो क्या होगा? वो कैपिटल। अगर किसी बाहर वाले को रुपया देना है तो क्या होता है? वो लाइबिलिटीज। तो एनीथिंग विच इज पेएबल वो क्या होता है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज नॉर्मल टर्म में बताओ तो क्या होना चाहिए? अच्छा चीज के खराब चीज? मेरे लिए बिजनेस में नॉर्मली सोचो तो क्या है, अच्छा या खराब? बताइए तो क्या होना चाहिए? लाइबिलिटीज। आज किसी को रुपया देना बाकी है आपको तो आपके लिए अच्छा है कि खराब? ऑफ कोर्स खराब है ना। किसी को रुपया देना अच्छा लगता है कभी? नॉर्मली टर्म में सोचेंगे तो रुपया देना किसी को अच्छा आएगा तो अच्छा लगता है ना, देना पड़ेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो अगर किसी को रुपया देना बाकी है तो वो खराब चीज है, और किसी से रुपया मिलना बाकी है तो अच्छा है। तो हम लोग जस्ट लेम एंड टर्म में, अगर किसी को रुपया देना बाकी है, पेएबल, वो क्या है? लाइबिलिटीज। वो क्या है मेरा? खराब चीज। अगर किसी से रुपया मिलना बाकी है वो मेरा अच्छा चीज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसेट्स। तो तीन डेफिनेशन है मेरा एसेट्स का। पहला डेफिनेशन क्या था? अगर मेरा कोई सामान खरीदा हुआ है जो मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे पास है, जो मेरे को बिजनेस रन करने में हेल्प करता है, वो क्या है मेरा? एसेट्स। एग्जांपल, ठीक है, जो मेरे पास काफी साल रहेगा, जो बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा। क्या था दूसरा डेफिनेशन? जो मेरे को आगे जाके कमाई में हेल्प करेगा, वो भी क्या होगा मेरा? एसेट्स। और अगर कुछ किसी से मिलना बाकी है वो भी क्या है मेरा? एसेट। किसी को देना बाकी है तो क्या होता है? लाइबिलिटीज। मिलना बाकी है तो क्या होता है? एसेट्स। ठीक है, देखिए
क्लियर है? 3 टर्म पढ़ लिए। पहला कैपिटल क्या होता है? जो भी रुपया बिजनेस को किसको देना है? इनसाइडर को। बेसिकली जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है ओनर को, उसको बोलते हैं कैपिटल। व्हाट इज लाइबिलिटीज? कर्ज किसको देना है? बाहर वालों को। जो भी बाहर वालों को देना है वो क्या है मेरा? लाइबिलिटीज। तीसरा डेफिनेशन एसेट्स। अगर पेबल है लाइबिलिटीज तो रिसीवेबल क्या है? एसेट्स, पहला डेफिनेशन। दूसरा, जो मेरा प्रॉपर्टी या पोजेशन है बिजनेस का, जो मेरे पास काफी साल रहेगा और जो बिजनेस रन करने में मेरे को हेल्प करता है। ठीक है ना? और नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं। आप लोग आ जाओ पेज 5, गुड्स। एक्सपेंस इनकम थोड़ा बाद में होगा, अब गुड्स पढ़ते हैं। एक्सपेंस इनकम इजी है, कुछ टफ नहीं है वो। गुड्स पढ़ते हैं अब, पेज 5। Goods. It refers to items which are purchased or manufactured with the purpose of selling. In other words, they refer to the products in which the enterprise is dealing in. क्या लग रहा है goods क्या है? What are goods? Anyone? Main purpose क्या है goods का मेरा? Selling. The main purpose of a goods is to sell. हम जो खरीदते हैं for the purpose of selling. हम जिनको खरीदते हैं यूज करने के लिए बिजनेस में, वो क्या बन जाएगा पता है मेरा? एसेट्स। एग्जांपल देखो, सपोज हम फर्नीचर खरीदे, वी परचेस्ड फर्नीचर। तो आप फर्नीचर देखती है इसको एसेट नहीं बोल सकते हो। मेरे बिजनेस के लिए पता फर्नीचर क्या है? एनीवन? मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर क्यों है? क्या है, क्यों है एसेट? बिकॉज क्या इसको मैं खरीदा हूं बेचने के लिए? इसको मैं खरीदा हूं यूज करने के लिए, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे पास काफी साल रहेगा और ये मेरे को बिजनेस रन करने में हेल्प कर रहा है। तो जो सामान मेरे को हेल्प करता है बिजनेस रन करने के लिए, वो मेरा क्या होता है? एसेट्स। और यहीं पर अगर हम फर्नीचर का दुकान खोल के बैठ जाए और फर्नीचर खरीदे बेचे तो मेरा फर्नीचर क्या बन जाएगा? गुड्स। द मेन पर्पस ऑफ अ गुड्स इज टू सेल। जो हम खरीदते हैं फॉर सेलिंग ऑन प्रॉफिट्स। क्लियर? पढ़िए पूरा पॉइंट 5, पेज 5, गुड्स। एग्जांपल भी देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन एंटरप्राइज माने बिजनेस, डीलिंग इन होम अप्लायंसेज सच एज टीवी, फ्रिज, एसी, जो इससे में डील करता है उसके लिए क्या है सब सामान? गुड्स है, बिकॉज वो खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। दीज आर गुड्स। ब्रैकेट वाला पॉइंट छोड़ देना, अभी समझोगे नहीं। सिमिलरली फॉर एन एंटरप्राइज डीलिंग इन फर्नीचर आइटम्स, क्या है बिजनेस उसका? फर्नीचर में खरीदना बेचना, वो डीलर है फर्नीचर का। तो द परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड एज गुड्स या एसेट? गुड्स, क्योंकि वो डील किस में कर रहा है? फर्नीचर में। वो खरीद के बेचेगा फर्नीचर को, तो फर्नीचर क्या बन गया उसके लिए? गुड्स। बट मेरे बिजनेस के लिए फर्नीचर क्या है? एसेट। क्लियर? तो वी हैव डन 4 डेफिनेशंस राइट नाउ। कैपिटल, इन्वेस्टेड बाय द ओनर, लाइबिलिटीज पेएबल टू द आउटसाइडर, एसेट 2 डेफिनेशन। कुछ मिलना बाकी है तो एसेट, प्रॉपर्टी और पोजेशन वो मेरा एसेट। गुड्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। क्लियर? नेक्स्ट आप लोग आओ, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। पेज 4 एंड पेज 5 में डेटर्स, क्रेडिटर्स। मैं बता दूं आप लोग को दोनों टर्म समझ में आ जाएगा, बट कंफ्यूजन होगा कौन सा डेटर कौन सा क्रेडिटर। अगर मैं आपसे आप लोग समझ जाओगे, फिर मैं पूछूंगा कि ये क्या होता है, याद नहीं रहता है कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं हर साल बोलता हूँ, बट एक महीना बाद वापस वो कंफ्यूजन आ जाता है, भूल जाते हैं कि किसके डेटर्स बोले किसको क्रेडिटर्स बोले। दोनों टर्म समझ में आ जाएगा, बट कंफ्यूजन होता है कि कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है। दोनों याद आता है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? डेटर देखिए, पहले यहाँ समझते हैं हम लोग। डेटर क्या होता है? वो बंदे जिनसे हमको रुपया मिलना बाकी है। क्यों मिलना बाकी है? एनीवन? क्यों मिलना बाकी है रुपया?
कुछ दिए होंगे उसको उधार में हम। आज हम जब बिजनेस करते हैं तो क्या सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? बिजनेस कभी सर्वाइव नहीं करेगा इफ यू जस्ट डू कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? आज हम दुकान खोल के बैठे हैं, सामान खरीदते हैं, पहले किसी से खरीदते हैं 10,000 में, 15,000 में बेच देते हैं। मेरा यही तो पर्पस है बिजनेस का, सस्ता में खरीद के महंगा बेचो। बिजनेस का यही तो पर्पस है, यही तो एक सोल रिक्वायरमेंट है कि प्रॉफिट। 10,000 में खरीदे, कितना में बेचो? 15,000। तो क्या हम 10,000 जब खरीदते हैं, जिससे खरीद रहे हैं, क्या उससे हमेशा उसको पैसा दे के लाते हैं गुड्स? पॉसिबल ही नहीं है। हम पैसा इतना लाएंगे कहाँ से? जब तक बेचे नहीं और कैश आए नहीं तो उसको पेमेंट कैसे करेंगे? बहुत बार हम पेमेंट करके गुड्स ले आते हैं, बहुत बार हम उधार में गुड्स लाते हैं। तो आज हम क्या लाए हैं? गुड्स उधार में लाए हैं, पैसा दे दिए। तो पैसा किसको देना है मेरे को? जिससे सामान लाए हैं। वो क्या इनसाइडर है मेरा? आउटसाइडर। क्या बोलेंगे उसको? क्योंकि मैंने अभी सिखाया एनीथिंग विच इज पेएबल टू द आउटसाइडर्स आर माई लाइबिलिटीज। तो आज हम उधार में खरीदते हैं, तो जिनसे हम उधार में खरीदे हैं उनको रुपया देना बाकी है ना, एक ये टर्म हो गया। आज हम जब निकले बेचने, तो जो मेरे से खरीदने आए हैं, क्या उनसे हम सिर्फ कैश मांगे? नहीं, कैश है तो फिर ही बेचेंगे। बोलेगा भैया आज रुपया लेके नहीं आए, हम लोग क्या बोलेंगे? एक हफ्ता बाद भिजवा देना। तो क्या पैसा आया मेरे पास? आज तो पैसा नहीं दिया, वो क्या बोला? भैया आज रुपया लाना भूल गए। हम क्या बोलेगा? अगला हफ्ता दे देना। तो आज जिस दिन मैंने गुड्स बेचा, क्या पैसा आ गया? पैसा कब आएगा? एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना बाद, ठीक है ना। तो आज तो मेरे पास से गुड्स चला गया, तो कुछ आया मेरे पास। तो आज हमको एक राइट आया कि उससे मेरे को पैसा मिलेगा आज के दिन। तो आज के दिन मेरा स्टैंड, मेरा गुड्स तो जा चुका है, बट एक राइट आ गया मेरे पास कि उस बंदे से मेरे को पैसा मिलना है। ठीक है, ये अच्छा चीज है, खराब चीज है? किसी से रुपया मिलना है। और मैंने अभी बताया एनीथिंग विच इज रिसीवेबल फ्रॉम द आउटसाइडर, क्या होता है वो? मेरा एसेट्स। तो एक मेरा एसेट होगा, एक मेरा लाइबिलिटीज होगा। जिनसे हमको रुपया मिलना बाकी होता है उनको बोलते हैं डेटर्स। यहां पर टर्म क्या है? डेटर्स। और जिनको रुपया देना बाकी है उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर है? क्या बोला मैंने? जिनसे रुपया मिलना बाकी है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटर्स। डेबिटर नहीं, डेटर्स, बी साइलेंट होता है, ठीक है। और जिनको रुपया देना बाकी उनको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो कौन मेरे लिए अच्छा है बताओ? नॉर्मल टर्म में अगर बोले लेमैन, ऐसे कभी बोलना मत अच्छा खराब, समझाने के लिए। कौन है मेरे लिए अच्छा? डेटर्स, एसेट है मेरे लिए। और कौन है मेरे लिए खराब? क्रेडिटर्स, उनको रुपया देना है, वो जल्दी मर जाए। पढ़ो, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी। ठीक है, डेटर्स कौन है? जिनसे हमको रुपया मिलना बाकी है। इट इज अ हटा दो, करंट एक बार लिख के रखना, बट अभी आप लोग क्या पढ़ो? इट इज एन एसेट फॉर द फर्म। करंट मत देखना अभी, ठीक है ना, वो मैं बाद में कराऊंगा। इट इज एन एसेट फॉर द फर्म, ठीक है। थर्ड, इट अराइजेज व्हेन वी सेल गुड्स टू द पर्सन ऑन क्रेडिट। क्रेडिट माने उधार। आज हम उधार में बेचे हैं किसी को गुड्स, पैसा आ गया नहीं, बट क्या आया मेरे पास? राइट, कि पैसा मिलेगा। तो जिनसे पैसा मिलना बाकी क्या बोलते हैं उनको? डेटर्स। ठीक है, ये क्यों राइज होता है बुक्स में? बिकॉज आई सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। ठीक है, राइट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज अ पर्सन टू हुम वी हैव टू पे मनी। कौन है क्रेडिटर्स? जिनको हमको पेमेंट करना है। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। करंट टर्म हटा देना एक बार, काटना मत, बाद में सीखेंगे। इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म। और तीसरा पॉइंट क्या है? इट अराइजेज व्हेन वी परचेज गुड्स फ्रॉम द पर्सन ऑन क्रेडिट। ये बुक्स में राइज कब होगा? जब हम किसी से कुछ उधार में खरीदेंगे। क्लियर है? देखिए एक बार यहां तक। आगे बढ़े। एक्सपेंस, इनकम, और डिस्कस करते हैं लास्ट 2 अकाउंटिंग टर्म्स। पहला क्या था? कैपिटल, फिर लाइबिलिटीज, फिर एसेट्स, देन गुड्स, देन डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, इनकम। ठीक है ना। एक्सपेंस होता है रेंट,
सैलरी, रिपेयर्स, क्या लग रहा है सब क्या एक्सपेंस होता है? जो बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे मेंटेन करना पड़ता है ना बिजनेस को, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मेरा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। जो बिजनेस रन करने में डे टू डे इंसिडेंटल चीज लगते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंस। ठीक है। इनकम क्या होगा? रेंट रिसीव्ड। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सैलरी नहीं मिल सकता है, आप ओनर हो ना, आप कैसे सैलरी लोगे? बट रिसीव्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा? इनकम। कोई दिक्कत नहीं, बट सैलरी कभी मिलेगा नहीं। ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड। ये सब क्या होता है इसका भी डिस्कशन बाद में होगा, ईच टर्म का डिस्कशन होगा। ठीक है ना। बट ये सब लेमैन लैंग्वेज में समझ में आता है ना। इनकम है कि एक्सपेंस? रिसीव्ड हो रहा है कुछ। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम। कुछ भी रिसीव्ड होता है तो क्या होता है? वो इनकम हो जाता है। ठीक है ना। और देखते हैं एक बार पेज 5, एक्सपेंस। It is the amount spent in order to purchase and sell the goods and services which produce the revenue. ये वो सब खर्चे होते हैं जो परचेज के समय लगते हैं। आज सपोज मैंने गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज जब करते हैं तो क्या इनकर करना पड़ता है? मेरे को ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है ना गुड्स परचेज करने के समय। ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? खर्चा। लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। डेफिनेशन तो याद करना पड़ेगा आप लोग को, जो डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना। बेसिकली क्या लेमैन लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है? जो बिजनेस चलाने के लिए हमको डे टू डे खर्चा करना पड़ता है क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंस। ठीक है ना। अब एक बार इसका मैं डिस्टिंक्शन कर रहा हूं, एसेट्स एंड एक्सपेंस का डिस्टिंक्शन कर रहा हूं। एसेट्स एंड एक्सपेंस। मैंने परचेज किया मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी ₹1,00,000, पेड सैलरी ₹1,00,000। ठीक है। बताइए इसमें कौन सा खर्चा क्रिएट किया, कौन सा एसेट क्रिएट किया? कौन सा लाइन आपको लग रहा है इसमें एसेट आया मेरे पास कुछ, और कौन सा लाइन में लग रहा है कि एक्सपेंस आया? क्या देख के लगा एसेट? मशीनरी। ये क्या है मेरे लिए? ये लाइन मेरे लिए क्या बनाया? एसेट। और ये लाइन क्या हुआ मेरे लिए? एक्सपेंस। कैसे डिस्टिंक्शन कर पाए आप? बताओ क्या देख के लगा आपको? चलो ठीक है बताते, राइट ऑलमोस्ट। मशीनरी, पहला बात याद रखना, वी नेवर सी द अमाउंट, वी डोंट सी द अमाउंट टू कैटेगराइज वेदर अ पेमेंट इज एन एक्सपेंस और एन एसेट। दोनों में तो आउटफ्लो हुआ है ना कैश का, इसमें भी आउट हुआ है कैश, इसमें भी क्या हुआ है? कैश आउट, आउटफ्लो है दोनों में। तो वेदर एन एक्सपेंडिचर, वेदर एन एक्सपेंस इज रियली एन एसेट और एन एक्सपेंस डिपेंड्स अपॉन द क्लासिफिकेशन। क्या है? ये आपका खर्चा जो हुआ है आपका एसेट बनाया, ये खर्चा आपका क्या बनाया? एक्सपेंस। क्यों? इसका बेनिफिट कब कितना साल मिलेगा आपको? 1 साल। मशीन काफी साल रहेगा आपके पास, ये आपको बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा। ठीक है। ये आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देगा। डेफिनेशन है कि इसका बेनिफिट विल बी मोर देन 1 ईयर। मिलेगा ना 1 साल से बेसी। आज हम फर्नीचर खरीदा 3 साल पहले, तो इसका हमको आज भी बेनिफिट मिल रहा है ना। बट अगर जो यहाँ पर स्टाफ काम करता है मेरे, उसको हम सैलरी दी 1 साल का 1,00,000 रुपया, हम सपोज फर्नीचर भी खरीदा 1,00,000 का इस साल, सैलरी भी दिया 1 साल का 1,00,000, तो क्या अगला साल मेरे को वही सैलरी 1,00,000 का बेनिफिट मिलेगा अगला साल? बट क्या वो बेनिफिट फर्नीचर का अगला साल मिलेगा मेरे को? डेफिनेटली मिलेगा अगला साल, 4-5 साल और मिलेगा। बट इस सैलरी का बेनिफिट कितना साल मिलेगा मेरे को? 1 साल। तो जो खर्चे का बेनिफिट लास्ट ओनली 1 ईयर, वो क्या होता है? मेरा खर्चा। और जिस खर्चा का बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर मिलता है वो क्या बन जाता है? मेरा एक्सपेंस, सॉरी एसेट। राइट बोले आप लोग, हम गलत बोला। ठीक है। 1 साल के अंदर एक बेनिफिट मिल गया, वो क्या बन गया? एक्सपेंस। 1 साल से बेसी एसेट। तो ये क्या है? मेरा एक्सपेंस। ये क्या है? मेरा एसेट। तो जो मैंने आपको लिखवाया रेंट, इसका मिलेगा बेनिफिट अगला साल? जगह से निकाल के फेंक देगा आपको अगर सैलरी रेंट नहीं दिया अगला साल। तो रेंट का बेनिफिट 1 साल मिलेगा, 1 साल में खत्म। क्या बन गया मेरा? एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस। इंटरेस्ट देंगे हर साल, आप लोन लेके रखते हो इंटरेस्ट देना पड़ता है,
तो वो लोन 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, क्या बन गया मेरा एक्सपेंस। बट मशीनरी, मोटर कार, बिल्डिंग, इसमें खर्चा लगा तो क्या बन गया मेरा एसेट। क्लियर है? गुड। चलो आओ अब आप लोग पेज 18, पेज 18 में आ जाओ। पेज 18 में क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, प्रॉब्लम नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एज रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ये तो पता ही नहीं क्या होता है, हटाओ उसको। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल्सो क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। अब बुक में सॉल्व कर लो, शॉर्टकट लिख लो ALCEI। स्टार्ट करिए। जो टर्म समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, मैं कराऊंगा। जो टर्म आप लोगों को समझ में आ रहा है वो करिए। हो गया? जो टर्म नहीं आया छोड़ दो, मैं समझाऊंगा। पहला टर्म करते हैं, लैंड। लैंड इज एन एसेट। क्यों? काफी साल रहेगा मेरे पास, उस लैंड में हम बिल्डिंग बनाया होगा, वहां बिजनेस कर रहा होगा, काफी साल रहेगा, जिंदगी भर रहेगा मेरे साथ। ठीक है ना? लैंड इज एन एसेट। आपको देखना है कि उस खर्चा का बेनिफिट 1 साल मिल रहा है कि 1 साल से बेसी। 1 साल मिल रहा है तो एक्सपेंस, 1 साल से बेसी मिल रहा है तो एसेट। तो लैंड का बेनिफिट काफी साल मिलेगा, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड देखते क्या लिख दो, इनकम। ठीक है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम लोग इसका भी डिस्कशन करेंगे, इंटरेस्ट क्यों मिलता है, ड्यू कोर्स। ठीक है ना, बाद में। कैपिटल, कैपिटल इज कैपिटल ओनली, कुछ और टर्म तो है नहीं, तो लिख लो डैश कैपिटल। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल्स, गाड़ी हो गया। ठीक है ना? बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, एसेट्स। नेक्स्ट, बैंक, डिस्कशन लास्ट में करेंगे। बैंक कोई लिखा है वैसे? बैंक लिख लो, एसेट होता है, मैं बताऊंगा क्यों। बैंक इज एन एसेट, लिख लो। जो नहीं लिखे, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड,
इट इज एन एक्सपेंस। आपको सपोज किसी को पेमेंट करना था 10,000, आप कितना पेमेंट किए होंगे डिस्काउंट अलाउ के लिए? कम या बेसी? 10,000 से 10,000 से आप दिए होंगे, सॉरी पहला बार तो मैं गलत ही बोल दिया, डिस्काउंट आप अलाउ किए हो तो आपको रुपया मिल रहा था, ठीक है ना। सपोज आपको 10,000 मिलने वाला था, तो आपको क्या 10,000 मिला होगा? आपको सपोज 9,900 मिला होगा, तो 100 रुपया क्या हो गया आपको नुकसान। तो इसका नुकसान क्या जिंदगी भर चलेगा आपका बेनिफिट? इसका जो नुकसान का बेनिफिट क्या जिंदगी भर मिलेगा? नहीं, खत्म इस साल में, ठीक है ना। तो एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस। डेटर्स एसेट। डेटर्स कौन होता है? जिनसे रुपया मिलना बाकी है। और क्रेडिटर्स कौन होता है? जिनको रुपया देना बाकी है। हाँ, सैलरी लिखा हुआ नहीं है पेड या रिसीव्ड, ठीक है ना। पहला बात, मैंने यहां पर क्या लिखा था? सैलरी। यहां पर क्या लिखा था? रिसीव्ड। हमेशा याद रखना, बिजनेस में कुछ नहीं बोला हो तो हम लोग हमेशा वो चीज को पेड मानते हैं। यहां पर सैलरी लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे? सैलरी पेड। लिखा हुआ रिपेयर्स, रिपेयर्स मेड, रिपेयर्स रिसीव्ड नहीं, कुछ भी पेड या मेड मानेंगे। हम लोग किए हैं, हम लोग दिए हैं। तो यहां पर सिंस लिखा हुआ, अगर लिखा रहेगा सिर्फ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होगा? वो इंटरेस्ट पेड होगा, तो क्या हो जाएगा? वो खर्चा। फॉर एन इनकम इट हैज टू बी मेंशन्ड व्हाट? रिसीव्ड, ठीक है ना। हाँ, फिर क्या था? डेटर्स। डेटर्स क्या है हमारा? एसेट। क्या होता है डेटर्स? जिनसे रुपया मिलना बाकी है, एसेट। फ्रेट, वहीं पर लिखो ब्रैकेट में, ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फ्रेट मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या होता है? क्या है? एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेंस, फ्रेट इज एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, ठीक है। कमीशन पेड एक्सपेंस। अमर अकाउंट ब्रैकेट में ओनर, ये ओनर का अकाउंट है, माने जो बिजनेस को ओनर को देना बाकी है। कैपिटल, वेरी गुड। जो भी हमको ओनर को देना होता है क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। तो लिख लो कैपिटल। कभी भी बिजनेस के बुक्स में ओनर का नाम नहीं आ सकता, इट हैज टू बी विद द नेम ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। जैसे डेटर से रुपया मिलना बाकी है उसका नाम रहेगा, क्रेडिटर्स को रुपया देना बाकी है उसका नाम रहेगा, बट जो अपने ही आदमी को देना बाकी है उसका नाम नहीं रहेगा, उसका नाम ही क्या है? कैपिटल, ठीक है ना। फिर बिल्डिंग एसेट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है? जिनको रुपया देना बाकी है, लाइबिलिटी। ध्यान दीजिए, इनकम क्या होता है? जो मिल चुका है मेरे को, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो सब इनकम होता है। क्रेडिटर्स क्या है? जिनको रुपया देना बाकी, दैट कैन नेवर बी इनकम ना। किसी को रुपया देना बाकी, वो इनकम कैसे हो सकता है? रुपया तो देना बाकी है, मेरे लिए खराब चीज है, लाइबिलिटी, ठीक है। वेजेस इज एन अनदर नेम फॉर सैलरी। वेजेस हम कहां देते हैं पता है? फैक्ट्री में देते हैं। हम फैक्ट्री में क्या करते हैं? गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मेरे जो लेबरर्स लोग होते हैं उनको हम क्या देते हैं? वेजेस। और मेरे जो ऑफिस होते हैं जहां पर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वहां पर हम लोगों को एम्प्लॉयज होते हैं, वहां पर फैक्ट्री में क्या होते हैं? लेबरर्स, उनको हम क्या देते हैं? वेजेस। और ऑफिस में क्या होते हैं? एम्प्लॉयज, उनको हम क्या देते हैं? सैलरी। है दोनों ही मेरा खर्चा, ठीक है। नाम अलग अलग हो गया, वेजेस हो गया लेबरर्स लोग के लिए, सैलरी हो गया मेरे एम्प्लॉयज लोग के लिए। एक्सपेंस, सेल्स, इनकम। सबसे मेन इनकम तो मेरा सेल्स ही होता है, हम गुड्स बेचते हैं, पैसा आता है, ठीक है ना। बट सेल्स का डिटेल्ड डिस्कशन बाद में होगा, सेल्स क्या होता है बाद में डिस्कशन करेंगे। कैश, कैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर द बिजनेस। कैश एंड बैंक में एक्सप्लेन करूंगा। कैश लिखिए एसेट। हिमांशु तुम बोला कैपिटल, अब देख ये बिजनेस है, मैंने अभी बताया था ना कि बिजनेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ कैश इन्वेस्ट हो, कुछ सामान भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज बिजनेस में ओनर ने कैश लगाया 1 लाख रुपया और फर्नीचर लगाया 1 लाख 2 लाख रुपया, तो बताओ बिजनेस के पास क्या क्या आया? बिजनेस के पास क्या आया इंडिविजुअली? कैश 1 लाख, वो से बिजनेस करेगा। क्या आया? और फर्नीचर 2 लाख, वो बिजनेस सेट करके रन करने में हेल्प करेगा। तो कितना वर्थ का टोटल कर्ज आया? 3 लाख। तो बिजनेस गॉट 2 थिंग्स
furniture and cash, and one कर्ज, one obligation to pay back how much to the owner? 3 lakhs. तो बिजनेस के लिए पहला चीज क्या क्या आया, ये एक्टिविटी में क्या क्या आया? एक कैश आया, कितना का? 1 लाख. फर्नीचर आया, कितना का? 2 लाख. और कैपिटल आया, कर्ज आया, कितना का? 3 लाख. तो दिस इज नॉट एज कैपिटल, दिस इज नॉट कैपिटल. जो कर्ज आया बिजनेस के लिए वो होता है कैपिटल. ये मेरा क्या है? ये बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा मेरे को. द बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स फॉर अ बिजनेस, एनीवन. कैश मेरा एसेट, फर्नीचर क्या है मेरा? एसेट. समझ में आया? तो ये मेरा कैपिटल नहीं होता है. जो आया बिजनेस के पास वो तो रन करेगा बिजनेस हेल्प करने में, वो तो मेरा एसेट है. जो साथ में मेरे एक और कर्ज आया वो कैपिटल है मेरा. ठीक है ना? ये मेरा कैपिटल नहीं है. कैश तो मेरे लिए एसेट है. ठीक है. नेक्स्ट, बैंक लोन. लोन से क्या लग रहा है? अच्छा, किसी खराब चीज, रुपया देना बाकी, किसी को लोन लिया वापस देना है, तो क्या है ये? लाइबिलिटी. बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी. अब हम लोग एक टर्म बच गया, कौन सा? बैंक. बैंक में आपका रुपया जमा है, ये आपके लिए खराब है कि अच्छा है? अच्छा चीज. अच्छा चीज क्या होता है? एसेट. लेमैन में समझ में आ गया? नॉर्मल सा टर्म में आप समझते हैं कि बिजनेस, क्योंकि मैंने बोला ओनर कुछ नहीं है, जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. आज बिजनेस ने एक बैंक अकाउंट ओपन करके आया, उसने 50,000 बैंक में जमा कराया, तो आज मेरे पास से क्या चला गया? 50,000 रुपया चला गया. बट एक राइट आ गया ना कि हम उस बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं. रिसीवेबल. मैंने क्या सिखाया था आज? किससे से भी रुपया मिलना बाकी होता है, क्या है वो? एसेट. इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ डेटर से रुपया मिलना बाकी है. हम किसी को उधार दे के रखें, उससे भी तो पैसा मिलेगा मेरे को, तो वो भी क्या है मेरे लिए? एसेट. डेटर से क्या है मेरे लिए? एसेट. बैंक रुपया जमा है मेरे लिए, क्या है मेरे लिए? एसेट. ठीक है. तो बैंक भी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट. देखिए क्लियर है? फिर सम 2 में आइए. इंटरेस्ट रिसीव्ड एसेट. ठीक है ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमको कितना बेनिफिट मिलेगा इसका? अगला साल बेनिफिट मिलेगा इस इंटरेस्ट का. देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कैसे मिला होगा मेरे को? इंटरेस्ट कैसे मिला होगा मेरे को? कैश में. आज हमको कोई इंटरेस्ट दिया होगा लाके, क्या दिया होगा मेरे को हाथ में लाके? कैश. तो कैश मेरा एसेट, बट इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम. आज मैं इसलिए आप लोग थोड़ा आगे चले गए, आप इसमें धीरे धीरे आएंगे हम लोग. क्या है, जब हम लोग सीखेंगे ना धीरे अकाउंट्स का आगे चीज करेंगे, तो हम लोग, मैं आपको बताऊंगा हर ट्रांजैक्शन में ना 2 एस्पेक्ट अफेक्ट होगा. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जब सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे 2 एस्पेक्ट अफेक्ट हुआ. एक, मेरे पास कैश आया क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव किया मैंने, तो कैश मेरा एसेट, बट जो इंटरेस्ट रिसीव किया वो मेरा इनकम होगा. बिकॉज इसका बेनिफिट क्या हमको मिलेगा अगला साल? ये इंटरेस्ट तो हमको अगला साल वापस थोड़ी ना मिलेगा. अगर हमको अगला साल वापस इंटरेस्ट चाहिए तो किसी को वापस लोन देना पड़ेगा. तो इस इनकम का, इस इंटरेस्ट का बेनिफिट तो इस साल लास्ट ही करेगा. तो ये मेरा इनकम. कैश जो हमको इंटरेस्ट जिस फॉर्म में मिला है, इन द फॉर्म ऑफ अ कैश, वो मेरा क्या है? एसेट. बट इंटरेस्ट एज अ नेचर मेरा एसेट नहीं हो सकता है. इंटरेस्ट रिसीव मेरा इनकम होगा. ठीक है ना? सम 2 में सारा नहीं करना है मेरे को. आप लोग बताइए एफ पॉइंट, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या होगा? खर्चा. आज मैंने एडवर्टाइजिंग किया तो उसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा ना साल ना, इस साल ही बेनिफिट मिलेगा. मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजिंग जिसका बेनिफिट हमको एक साल से बेसी मिलता है. आज अगर हम ह्यूज स्केल में एडवर्टीजमेंट करें, स्पेंडिंग ह्यूज करोड्स, आज जो हमारे सोनी एंटरटेनमेंट में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, दे आर स्पेंडिंग ह्यूज करोड्स ऑन एडवर्टीजमेंट, तो उनका बेनिफिट सिर्फ एक साल नहीं मिलता है. कितना मिलता है? 3-4 साल बेनिफिट बहुत मिलता है. आज इतना हेवी स्केल में एक्सपेंडिचर होता है तो उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है. तो उसका डिस्कशन बाद में होगा. नॉर्मली अज्यूम क्या कर रहे हैं कि इसका बेनिफिट 1 साल तक लास्ट करता है. स्मॉल स्केल एक्सपेंडिचर, स्मॉल स्केल एडवर्टाइजिंग, तो क्या है मेरा वो? एक्सपेंस. ठीक है, वहां लिख लीजिए ई. फिर मेरे को बताइए आई पॉइंट, टेलीफोन एक्सपेंस. तो एक्सपेंस वर्ड में ही है टेलीफोन एक्सपेंस. हर साल अगर फोन में बात करेंगे, बिल आएगा, पेमेंट करेंगे. अगला साल क्या बिल नहीं आएगा, फोन में बात करते जाएंगे, देना पड़ेगा ना अगला साल भी. एक्सपेंस. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. फिर आइए डिस्काउंट रिसीव्ड, ओ, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम. ठीक है. फिर आइए बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके ऊपर
बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने आप 3 टर्म सीख लिए बैंक से रिलेटेड। पहला क्या था? बैंक। बैंक सिर्फ क्या होता है हमारा? एसेट। बैंक लोन क्या होता है? लाइबिलिटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड, पहले लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है। अब समझते हैं क्या होता है। पहले लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। समझते हैं। आज हम बैंक में रुपया जमा कराते हैं 50,000, तो कितना मिल सकता है मेरे को बैंक से वापस? 50। क्या है मेरे लिए ये? एसेट। क्यों? रिसीवेबल है बैंक से। क्या होता है, हमको कोई कोई बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जितना जमा करा के रखे हैं उससे बेसे निकाल सकते हैं, कैश में नहीं। क्या है, हम चेक ड्रॉ कर दिए 60,000 का। कितना बैंक में बैलेंस है मेरा? 50। कितना था? हम कितना का चेक पेमेंट कर दिए? 60। कोई कोई बैंक अलाउ कर देता है। आपका अगर आपका बैंक से अच्छा टर्म्स नहीं है तो ये चेक आपका बाउंस हो जाएगा, माने चेक पेमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल देगा? इनसफिशिएंट फंड कुड नॉट अलाउ द चेक, कुड नॉट पास द चेक। जिस पार्टी को चेक दिए थे वो चेक वापस मेरे पास आ जाएगा। क्या बोल के? इनसफिशिएंट फंड्स। कब? अगर आपका बैंक के साथ अच्छा टर्म्स नहीं है। कोई कोई कस्टमर्स लोग का बैंक से अच्छा टर्म्स होता है तो थोड़ा सा लोग अलाउ कर देता है। कितना का आपके पास था बैंक बैलेंस? कितना का चेक पेमेंट आप चाहते थे कराना? अलाउ कर दिया जाएगा। तो अब आपके पास बैंक में कितना रुपया पड़ा हुआ है? -10,000। तो अब आपको बैंक को अब भिजवाना पड़ेगा 10,000। आपके लिए क्या बन गया ये? पेएबल टू द आउटसाइडर। क्या हो गया ये? लाइबिलिटीज। ठीक है ना? तो टर्म्स याद रखना पड़ेगा हम लोग को। लास्ट क्यू, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स दूसरा नाम होता है फर्नीचर का। तो क्या हो गया मेरा ये? एसेट। इसलिए आप लोग नहीं बोल पाए। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का लिखिए ब्रैकेट में अदर नेम फॉर फर्नीचर। तो दिस इज एन एसेट। क्लियर है? दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज क्लास। किसी को भी रिपीट क्लास चाहिए, वापस देखना है, मेरे को बात कर लेना। कल भी वापस ही लाइव क्लास होगा ये दूसरा बैच में लाइव करना है तो लाइव करने आ जाओ। अगर इसका वीडियो बैकअप चाहिए तो फ्राइडे के आप लोग का बैच का नेक्स्ट सैटरडे, तो सैटरडे के पहले मेरे से बात करके वापस ये वीडियो बैकअप देख लो एक बार, क्योंकि पहला 2-3 क्लास हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। ये पूरा फाउंडेशन सेट करेगा आपका आने वाला पूरा 1 साल। तो यहाँ पर अगर 4-5 क्लास में दिक्कत है तो आगे आप लोग को बहुत टफ लगने वाला अकाउंट्स, और यहाँ पर अगर 4-5 क्लास सॉलिड कर लोगे तो आगे बहुत ईजी लगेगा। ठीक है ना? थैंक यू।